हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 29 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल अमृता स्टोरीज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। ऋत्विक मुस्कुराया और अलीशा के पास आकर बोला, क्यों कहा था ना, सीन पलटने में 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। और खैर, तुम जानना नहीं चाहती थी कि आखिर किसके जरिए हम यहाँ तक इतनी आसानी से पहुंच पाए हैं। खैर, तुम नहीं पूछना चाहती, फिर भी बता ही देता हूँ। नहीं नहीं, दिखा देता हूँ, कहते उसने एक और देखने का इशारा किया तो अलीशा की आंखें फटी रह गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि सैम खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा, दर्द, तकलीफ, धोखा खाए हुए इंसान के सारे जज्बात दिखाई दे रहे थे। वो चलकर उसके सामने आया और उसे बस देखने लगा। तब तक लेडी कांस्टेबल ने आकर अलीशा को हैंडकफ पहनाने लगी तो अलीशा के ने पास खड़े आरुष के हाथ से गन छीनकर शवी की तरफ फिर से पॉइंट कर दी, जो के सामने हो खड़ी थी। अलीशा के हाथ में फिर से गन देखकर सबके होश उड़ गए। अलीशा गुस्से से शवी की तरफ देखते हुए बोली, मार डालूंगी मैं इस लड़की को, आज खत्म कर डालूंगी इसे। यही सारे फसाद की जड़ है। जब तक ये जिंदा है तब तक ऋत्विक मेरा नहीं हो सकता, इसलिए इसे मरना ही होगा, मरना ही होगा। कहते हुए उसने गोली चला दी और एक आवाज उस बिल्डिंग में गूंजी। उस गोली की आवाज सबके मानो सांसें ही थम गई जैसे। ऋत्विक को तो मानो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ आखिर। सबकी नजरें एक तरफ जम सी गई थी जिधर गोली चलाई गई थी। ऋत्विक जल्दी से उस तरफ भागा। सैम ने आकर अलीशा के हाथ से गन छीनी और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। अलीशा के गाल लाल हो गए थे। सैम गुस्से से बोला, अब तो बस करो कम से कम। क्या अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा ये सब तमाशा करके? किसी की जान की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजरों में? तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर क्या हो गया है तुम्हें? उसे झकझोरते हुए होश में आ जाओ अलीशा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लौट आओ अपनी उसी जिंदगी में। मैं तो आज भी तुमसे भी प्यार करता हूँ, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। तुम्हारी चाहत भी तो मैं ही था ना। फिर क्यों बदल गई तुम? शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी जो तुम्हें कहीं और से प्यार की तलाश करनी पड़ी। इतना कहते हुए वो रोने लगा। इधर ऋत्विक भागते हुए आया और नीचे बैठ गया। वो बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? गोली आरुष के पेट के साइड दाईं तरफ में लगी हुई थी। आरुष जिसे गोली लगी हुई थी वो नम आंखों से मुस्कुराने लगा। तब तक शबी भी वहां आई और जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, आरुष जी, आपको बीच में आने की क्या जरूरत थी? मुझे गोली लगती तो लग जाती है, लेकिन आपने अपनी जान क्यों खतरे में डाली मेरी खातिर? आरुष मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए नहीं डालता जान खतरे में तो किसके लिए डालता भला? आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कौन है? और मैं अगर मर भी गया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी जान बचाने के लिए जान जाए, इससे ज्यादा अच्छा और हो ही क्या सकता है? कम से कम इतना तो सेटिस्फेक्शन रहेगा मरने के बाद कि अपने प्यार की खातिर ही तो जान दी है मैंने। शबी रोते रोते बोली, प्लीज आरुष जी, ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। आरुष मुस्कुरा दिया और बस शबी की तरफ देखता रहा। ऋतु बोला, हाँ शबी ठीक कह रही है, हम अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। आरुष को गोली की वजह से तकलीफ हो रही थी। बोलते समय उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो ऋत्विक की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ऋत्विक, मेरे मरने पर भी, कि तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा अब मैं हमेशा के लिए। तुम्हारे और शबी के बीच की रुकावट दूर हो जाएगी। तो फिर क्यों बचाना चाहते हो मुझे? मुझे मरने दो ना। ऋत्विक बोला, दोनों ही बातें अलग अलग हैं आरुष। तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज भी है और हक भी, क्योंकि एक तो तुम बचपन के दोस्त हो और आज जाना के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें कभी हमारे बीच में देखा ही नहीं। तुम तो वो कर रहे थे जो तुम्हारा दिल कह रहा था, और प्यार में तो इंसान बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो तुमने जो किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे भी मुझे कोई खतरा नहीं लगता तुमसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी जान मुझसे और मैं उससे प्यार करता हूँ, तो हमारे बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। आरुष ने शबी का हाथ पकड़ा तो शबी और ऋत्विक उसे हैरानी से देखने लगे। तो आरुष ने शबी का हाथ ऋत्विक के हाथ पर रख दिया और बोला, तुमने बहुत सही कहा, बहुत किस्मत वाले हो जो शबी का प्यार तुम्हारी किस्मत में लिखा है भगवान ने। कभी कभी तो मुझे तुमसे जलन भी होती है। शबी की आंखों में आंसू आ गए आरुष की बात सुनकर। कोई कुछ और कहता कि इतने में ही आरुष की आंखें बंद हो गई। सैम रोते रोते नीचे बैठ गया। अलीशा भी उसके सामने बैठ गई और उसका हाथ हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, ऐसा मत बोलो सैम, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, जाने जाने में मैं बह गई थी। तुम्हारे प्यार को ठुकराया तो देखो ना, मुझे भी ठोकर ही मिली। तुम्हारा दिल दुखाया मैंने, जिसकी सजा मुझे मिल गई है। मैं सब पहले जैसा कर दूंगी, खुद भी पहले जैसी हो जाऊंगी, तुम्हारी अलीशा बनकर रहूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अलीशा। सब ठीक करना चाहती हूँ मैं। अपनी गलती का एहसास हो गया है मुझे कि प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। सच्चा प्यार दिल से ही होता है, जबरदस्ती से नहीं, इसलिए मुझे माफ कर दो प्लीज।
हाथ जोड़ते हुए वो भी जोर जोर से रोने लगी। शायद आज उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्यार सच में कभी जबरदस्ती से हासिल किया ही नहीं जा सकता। वो तो एक रूहानी एहसास है जो दिल में किसी खास के लिए ही पनपता है। वो रोते हुए बोली, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी, अपने सारे गुनाहों की माफी मांग लूंगी और सजा भी भुगत लूंगी, लेकिन बाहर आते ही मुझे फिर से मेरा सैम वापस चाहिए, और बिल्कुल पहले जैसा ही, जो मुझसे प्यार करता था। बोलो मंजूर है? सैम आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दिया और हाँ में सिर हिला दिया। अलीशा उठकर शवी और ऋत्विक के पास आई, जो कि आरुष को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल रहे थे। ऋत्विक ने अंबर को वहां बुला लिया था। अलीशा आकर शवी के कदमों में बैठ गई तो शवी एकदम से चौंक गई और पीछे हट गई। अलीशा ने शवी से अपने सारे गुनाहों की माफी मांग ली और ऋत्विक से भी। शवी ने उसे खुले दिल से माफ भी कर दिया था, इसलिए ऋत्विक को भी उसे माफ करना पड़ा। फिर अलीशा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और सैम ने उसे वादा किया कि वो जल्दी उसे छुड़वा लेगा। फिर अलीशा पुलिस के साथ चली गई और ऋत्विक और शवी हॉस्पिटल पहुंचकर जल्दी से आरुष को आईसीयू में ले जाया गया और घर पर और आरुष के घर पर भी इन्फॉर्म कर दिया गया। आरुष को गोली लगी है, ये सुनकर आरुष की मॉम को बहुत बुरा हाल हो गया था। जैसे तैसे करके उसके डैड उनको हॉस्पिटल तक लेकर आने लगे। इधर शवी रोए ही जा रही थी कब से, और ऋत्विक उसे चुप करवाने की कोशिश किया जा रहा था और वो और जोर जोर से रोने लगती। ऋत्विक ने उसे सीने से लगा लिया और उसका सर थपथपाने लगा। शवी वैसे ही रोते हुए बोली, सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है ना, मेरी वजह से ही आरुष जी को आज गोली लगी है और आज वो इस हालत में है, मेरी वजह से ही। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। ऋत्विक उसे प्यार से समझाते हुए बोला, चुप चुप हो जाओ जाना, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो होना लिखा था, इसलिए हुआ है, चिंता मत करो, आरुष को कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि कुछ भी करके आरुष को ठीक कर दें। चलो अब रोना बंद करो। कहते हुए उसके आंसू पहुंचे और उसका माथा चूम लिया और उसकी नाक खींचते हुए बोला, मेरी जाना रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो तो मस्ती करते हुए और मुझे परेशान करते हुए अच्छी लगती है, समझी? शवी अपना नाक सहलाते हुए बोली, मैं आपको परेशान करती हूँ क्या? क्या मतलब है? ऋत्विक अपने हाथ बांधते हुए बोला, करती हो बिल्कुल। शवी उसे घूरते हुए बोली, परेशान? मैं नहीं, आप मुझे करते हैं परेशान, मैं तुम्हें करता हूँ। बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है दिन दहाड़े। झूठा नहीं, सच्चा है ये इल्जाम। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, आप करते हैं हमेशा। ऋत्विक अपने दोनों कान पकड़कर उसके आगे झुकते हुए प्यार से बोला, अच्छा बाबा, मैंने मान लिया कि मैं ही तुम्हें परेशान करता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, होने वाली मिसेस सिंघानिया। शवी उसके हाथ कान से हटाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? सबके सामने ऐसा मत कीजिए प्लीज। ऋत्विक अपने आईब्रो को झुकाते हुए बोला, क्यों भला, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी भला मेरे ऐसे करने से? मैं अपनी जाना से सॉरी बोल रहा हूँ, किसी और की बीवी को थोड़े बोल रहा हूँ, किसी और की बीवी को थोड़ी छेड़ रहा हूँ। शवी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिएगा। ऋत्विक उसके चेहरे के पास आते हुए बोला, मैंने कहा कि मैंने किसी और की बीवी को थोड़े छेड़ रहा हूँ, मैं तो अपनी बीवी को ही छेड़ रहा हूँ। शवी अपने हाथ बांधते हुए बोली, और ऐसा आपसे किसने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ? ऋत्विक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब लाते हुए बोला, मैंने कहा है ऐसा, द ग्रेट ऋत्विक सिंघानिया ने। और ऋत्विक सिंघानिया का कहा पत्थर की लकीर होता है, और खासकर बात जब उसकी जाना की हो तो फिर तो किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो मेरा कहा मोड़ सके। और बीवी तो तुम मेरी हो और रहोगी अगले 7 जन्मों तक। तो आगे से ये बात बोलने से पहले 100 बार सोच लेना मिस आप, क्योंकि मेरे और मेरी जाना के रिश्ते की पवित्रता पर कोई शक करे ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसकी सजा आपको आज भी मिल सकती है। शबी ने उसे खुद से दूर धकेला और मुंह बनाते हुए बोली, आए बड़े मुझे सजा देने वाले। ऋत्विक उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और मन में सोचने लगा, मिशन सक्सेसफुल हुआ, बस यही एक रास्ता था जाना, तुम्हारा ध्यान भटकाने का, नहीं तो तुम स्ट्रेस लेना बंद ही नहीं करती। अब तुम्हारा मूड तो सही हुआ, कम से कम। वो सोच रहा था कि शबी ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाया और बोली, कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। आपको भी आरुष जी की चिंता हो रही है ना? चिंता मत करो जाना, मैंने कहा ना उसे कुछ नहीं होगा। आई होप सो, ऐसा ही हो। छवि हाथ जोड़ते हुए बोली। तभी आश्रम से सब लोग और आरुष के मॉम डैड भी हॉस्पिटल में आ गए और आरुष की मॉम भागते हुए छवि के पास आई और बोली, क्या हुआ है मेरे आरुष को? कहाँ है वो? मुझे उसके पास लेकर चलो ना जल्दी से। वो बेतहाशा रोई जा रही थी। उससे छवि का मूड फिर से पहले जैसा हो गया था और वो फिर से रोने लगी। आरुष के डैड ने उसकी मॉम को कैसे भी करके संभाला और एक तरफ चेयर पर ले जाकर बिठा दिया। उनका रोना अभी भी नहीं थमा था। गिन्नी और रिया और दाइमा मिलकर शवि को चुप करवा रही थी।
अंदर ओटी में आरुष का ऑपरेशन चल रहा था। थोड़ी देर बाद ओटी का दरवाजा खुला और सब डॉक्टर से पूछने लगे आरुष का हाल। तो डॉक्टर सबको शांत करवाते हुए बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, मिस्टर आरुष बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर तक उन्हें होश भी आ जाएगा, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और शवी ने आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया और बाकी सब ने भी। थोड़ी देर बाद आरुष को होश आ गया और उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसकी मॉम जाते ही उसके गले लगकर रोने लगी तो वो उन्हें चुप कराते हुए बोला, मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो आप। डैड आप भी समझाओ ना मॉम को कि बच्चों की तरह ना रोए। डैड अपने आंसू साफ करते हुए बोले, क्या समझाऊं मैं बेटा, आज तो खुद ही समझने की हालत में नहीं था तुम्हारा बाप। तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम, लेकिन शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत हो। लगता है जैसे तुम्हारी नहीं हमारी जान बची है आज। वो बातें कर ही रहे थे कि शवी अंदर आ गई और उसके पीछे पीछे ऋत्विक भी। आरुष उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। आरुष के मॉम डैड ने भी शवी की तरफ देखा तो उसकी मॉम बोली, वहां क्यों रुक गई? अरे शवी बेटा आओ ना अंदर। शवी हल्का सा मुस्कुराते हुए अंदर आई तो आरुष की मॉम बोली, अभी बेटा तुम लोग बातें करो, हम आते हैं। आरुष बोला, जी मॉम। तो उसके मॉम डैड बाहर चले गए। आरुष ने ऋत्विक को खड़े देखा तो बोला, अब तुम क्यों रुक गए वहां? आओ ना। ऋत्विक भी अंदर आ गया और दोनों आरुष के पास लगी हुई चेयर्स पर बैठ गए। शवी का चेहरा उतरा हुआ था। ये देखकर आरुष बोला, मैं ठीक हूँ, अब अपने चेहरे की उदासी से कहिए कि आपसे दूर चली जाए हमेशा के लिए, नहीं तो आपका ये दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा। उसके बाद पर शवी ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखों में नमी भी आ गई थी। तो आरुष ऋत्विक से बोला, ऋत्विक यार तुम ही कहो ना इनसे कि ये इस तरह से मुंह लटका कर ना बैठे, तुम्हारी बात तो जरूर मानेगी ये। ऋत्विक ने शवी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, बस करो जाना, ठीक है तुम्हारा फ्रेंड देखो ना तुम्हारे सामने बैठा है सही सलामत। ऐसे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, तो थोड़ा सा मुस्कुराओ ना। शवी ने नजरें उठाकर आरुष की तरफ देखा तो आरुष बोला, अरे वाह यार सच में कमाल है, मतलब एक ही बार में कहने पर बात मान ली तुम्हारी, सच में लकी हो तुम, अब तो तुमसे जलन होने लगी है मुझे। कहते हुए वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, जो बात ऋत्विक अच्छे से समझ रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो मेरी जाना है तो मेरी बात तो मानेगी ही ना, पर तुम मुझसे जलो मत यार, तुम्हें भी कोई तो मिलेगी ही जो जो तुम्हारी हर बात एक ही बार में मान जाए। आरुष शवी की तरफ भराई हुई आंखों से देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए कोई और अब। शवी ने उसकी तरफ देखा। आरुष की आंखों से उसके दिल का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो बातों को बदलने के लिए बोली, और अगर सच में कोई ऐसा हो जो आपकी हर बात एक ही बार में मान जाए और आपकी सलामती के लिए भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हो, आपको बहुत प्यार भी करता हो, तो क्या उसके प्यार की कदर करनी चाहिए? आरुष बोला, करनी तो चाहिए, लेकिन खुद को समझाना इतना भी आसान कहाँ होता है। कोशिश करने में क्या जाता है, कहना जितना आसान होता है ना, करना उससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। मानती हूँ, लेकिन एक बार ही सही, लेकिन कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ऋत्विक हैरानी से बोला, जाना तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रही हो, साफ साफ कहो ना क्या बात है। आरुष भी बोला, हाँ शवी, इन सब बातों की कोई तो वजह होगी ना, आखिर आज अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही है? शवी उन दोनों की तरफ नजरें डालते हुए बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच में कोई है जो आरुषि से प्यार करता है, मेरा मतलब है कि करती है। उसकी बात सुनकर दोनों हैरानी से उसे देखने लगे तो वो फिर से बोली, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं, सच में कोई है जो आरुष जो सिर्फ आपके लिए ही जी रही है, आपकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी वो दिन रात। ऋत्विक बोला, बताओ ना जाना, किसकी बात कर रही हो तुम? छवि उन दोनों की तरफ बारी बारी देखते हुए बोली, रिया, रिया की बात कर रही हूँ मैं। दोनों हैरानी से उसे देखने लगे तो वो बोली, हाँ सच कह रही हूँ मैं, रिया आरुष जी से प्यार करती है और आज से नहीं बहुत पहले से करती है। ऋत्विक बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता जाना? छवि बोली, उसने मुझे क्या किसी को भी कुछ नहीं बोला है आज तक, लेकिन उसकी आंखों में मैंने वो सारे जज्बात देखे हैं जो ऋत्विक की तरफ देखते हुए मेरी आंखों में आपके लिए हैं। उसकी बात पर आरुष के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे तो शवी बोली, मैं जानती हूँ ये बात मेरे मुंह से सुनकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब मैं इस सच्चाई से और नहीं भाग सकती। और ऋत्विक की तरफ देखते हुए, सच्चाई यही है कि इनके अलावा कभी किसी और का ख्याल तक नहीं आया है मेरे मन में। फिर आरुष की तरफ देखते हुए, आप मेरे लिए मेरे दोस्त हैं, मेरे सबसे अच्छे वाले दोस्त। जब भी दोस्ती का जिक्र आएगा सबसे पहले आपको ही याद करूंगी मैं, लेकिन इससे बढ़कर कभी कोई ख्याल नहीं आ सकता आपके लिए। इस बात को समझने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर आप धीरे धीरे समझ जाओगे। और अब तो आपके पास अल्टरनेटिव भी है रिया के प्यार का, तो क्या क्यों ना उसके प्यार को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। इससे आपको और उसे दोनों को सहारा मिलेगा एक दूसरे के प्यार का।
और आगे चलकर दोनों एक परफेक्ट जोड़ी बन जाओगे और इससे मेरे मन का रिग्रेट भी थोड़ा कम हो जाएगा। आरुष हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, सच में ऐसा लगता है आपको? शबी ने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो निकालकर आरुष को दिखाने लगी और ऋत्विक को भी। उस वीडियो में रिया हॉस्पिटल के मंदिर में आरुष की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी, आंखों में आंसू लिए, जिसे देखकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन आरुष कुछ बोला नहीं, बस गहरी सोच में पड़ गया। तभी शबी बोली, इसके बारे में सोचिएगा जरूर, अब आप आराम कीजिए। रिया आपके लिए सूप लेके आती ही होगी थोड़ी देर में, हम चलते हैं। कहते हुए वो उठी और साथ में ऋत्विक भी। दोनों बाहर चले गए और पीछे आरुष गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद रिया को शबी ने जबरदस्ती आरुष के पास सूप के बहाने भेज दिया। रिया झिझकते हुए अंदर आई और सूप टेबल पर रखकर जाने लगी तो आरुष ने उसे रोक लिया। वो पलटकर उसके पास आई तो आरुष बोला, मुझे सब पता चल चुका है रिया। रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोली, क्या क्या पता चल गया है आपको? आपके बारे में सब कुछ, आपके मन की बात। रिया हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो वो बोला, देखिए ये बात तो आप भी जानती है ना कि मैं शबी से प्यार करता हूँ। रिया ने सर झुकाए हुए भीगी आंखों से बस धीरे से हाँ में से हिला दिया। आरुष आगे बोला, पता नहीं मुझे ही क्यों बोलूं पर मैं आपके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन शबी के अलावा किसी और के बारे में सोचना मेरे लिए आसान कहाँ है। हम दोनों का प्यार एक तरफा ही हुआ ना, एक तरह से दोनों ही गलत रास्तों पर मंजिल ढूंढने चले थे। मैं अपने सफर पर शोर मचाए हुए और आप चुपचाप चलते रहे। शबी के अलावा किसी को दिल में बसाना नहीं चाहता, मैं आपको कोई उम्मीद भी नहीं देना चाहता, लेकिन क्या आप अपनी तरफ से एक कोशिश करना चाहेंगी मेरे दिल को सुकून देने की, वो अधूरापन कम करने की? कोई वादा नहीं करता मैं, लेकिन शायद कोशिश कर पाऊं आपकी कोशिश के साथ देने की। उसकी बात सुनकर रिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो आरुष बोला, ऐसा मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि शबी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो उसका कहा नहीं मोड़ सकता मैं, बाकी कोई कम्प्लेक्शन नहीं है मेरी ओर से। रिया जल्दी से उसके पास आई और सूप का बॉल उठाकर उसके हाथ में देते हुए बोली, सूप पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा और जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि मिलकर कोशिश कर सके हम दोनों। आरुष ने उसके हाथ से सूप लिया और उसका जवाब सुनकर सुकून भरी नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बाहर चली गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा सुकून आरुष को भी नजर आया। रिया बाहर चली गई और वहीं शबी और ऋत्विक जो कि कब से बाहर खड़े होकर ये सीन देख रहे थे। शबी आगे खड़ी थी और ऋत्विक ठीक उसके पीछे। शबी ने खुश होते हुए ऋत्विक को हाई फाई दिया और ऋत्विक ने ठीक उसी समय मौके पर चौका मारते हुए शबी के गाल पर किस कर लिया और भाग गया। शबी हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखे हुए कभी बाहर की तरफ देखती जहां से ऋत्विक भागा था और कभी इधर उधर ताकि किसी ने देखा तो नहीं। उधर अंबर और गिन्नी जो कि आश्रम में गए थे। अंबर दाइमा और गिन्नी को आश्रम छोड़ने गया था और वहां मौका पाकर ऋत्विक की तरह चौका मार दिया, मतलब गिन्नी को प्रपोज कर दिया, जिसका जवाब गिन्नी ने अपने बिंदास अंदाज में दिया, जिससे अंबर दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया था कि उसने ठीक किया या नहीं। लेकिन इतना था कि गिन्नी मान जरूर गई थी, जो उसके लिए काफी था। सब कुछ धीरे धीरे जैसे ठीक होने लगा था। आरुष को कुछ दिन और हॉस्पिटल में रुकने की बाद उसे छुट्टी दे दी थी डॉक्टर ने और रिया अब आरुष के आसपास ही रहती थी, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। आरुष भी अपने कहे अनुसार ही उसकी कोशिश में उसका साथ दे रहा था। और गिन्नी और अंबर का तो क्या ही कहना, एक भी दिन क्या एक घंटा भी झगड़े बिना नहीं गुजरता, पर उनकी हल्की फुल्की लड़ाई से सबका खूब मनोरंजन भी होता रहता। कुछ दिन बाद आरुष को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और अब वो रिकवर होने लगा था। अंबर ने अपने मॉम डैड को बता दिया था कि अब वो शबी से शादी नहीं करेगा और उसका रीजन भी बता दिया था और रिया के बारे में भी हिंट दे दिया था जिसे वो समझ चुके थे। अब ऋत्विक और शबी यानी हमारे ऋत्विक की प्रेम कहानी से सारी की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी और बचा सिर्फ उनका प्यार। वहीं कुछ दिन बाद अलीशा को भी जेल से रिहा कर दिया गया था ऋत्विक के कहने पर, क्योंकि सैम ने उससे रिक्वेस्ट की थी और अलीशा भी सुधर चुकी थी और उसने अब सैम से शादी करने का फैसला भी कर लिया था। 2 दिन बाद रात को शबी सो रही थी कि अचानक से उसके रूम की खिड़की खुली और कोई अंदर आ गया और आके वो शख्स शबी के पास आकर बैठ गया और उसे प्यार से निहारने लगा। फिर उसके माथे पर किस कर लिया जिससे शबी की नींद झटके से खुली और वो चिल्लाने लगी तो उसने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। जब शबी ने आंखें खोलकर अच्छी तरह से देखा तो हल्की रोशनी से वो चेहरा देखकर उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और उठकर बैठ गई और हाथ मुंह से हटाते हुए बोली, क्या करते हैं आप? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता डर के मारे। ऋत्विक उसके गाल को छूते हुए बोला, अरे अरे जाना, ऐसा मत कहो, तुम्हें डराने के लिए थोड़ी ना किया था मैंने ये सब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। पिछले 2 दिनों से तुम्हें देखा तक नहीं था, ना ही फोन पर बात हुई है।
ये कैसा रिचुअल है कि होने वाले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से सगाई के बाद मिल ही नहीं सकते हैं शादी तक। और वैसे भी हमारी सगाई को तो कितनी देर हो चुकी है ना, तो अब इसका क्या मतलब? मुझे पता है ये सब लोग मुझे सताने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि मेरी कमजोरी तुम हो। सब मेरा फायदा उठाते हैं तुम्हारे जरिए। लेकिन इन 2 दिनों में मुझे लगा जैसे मैं सांसें तो ले रहा हूँ पर जिंदा नहीं हूँ। तुम्हें देखे बिना कैसे जिंदा हो सकता हूँ मैं भला? इसलिए ऐसे आया तुम्हें देखने और महसूस करने के लिए। वो ये सब एक ही सांस में बोल गया और वहीं शवी अपनी आधी खुली आंखों से उसे बड़े प्यार से निहार रही थी। ऋत्विक ने ध्यान दिया तो अपने आईब्रो को ऊपर करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो जाना? शवी उसकी ओर देखते हुए बोली, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। ऋत्विक हैरानी से, क्या यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो जाना? शवी उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे प्यार से देखते हुए बोली, यही कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सच है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है? आंखों में नमी लिए हुए और ऋत्विक का हाथ कसकर पकड़ते हुए, कि अब मुझे आपसे अलग नहीं होना होगा और कि जब कोई मजबूरी मुझसे आपको छीन नहीं सकती। कभी कभी लगता है कि ये कोई सपना हुआ तो आंखें खोलते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो फिर से आप मुझसे दूर हो जाएंगे। तो अगर ये सपना भी है तो मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि ये सपना कभी ना टूटे, मेरी आंखें कभी ना खुले और आप यूं ही मेरे पास रहो हमेशा, क्योंकि आपसे दूर होके जीना मेरे लिए 1000 बार मरने के बराबर है। वो आगे कुछ बोलती कि ऋत्विक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और थोड़ा आगे आकर उसके चेहरे को हाथों में थाम लिया और उसके आंसू पोंछता हुआ बोला, जाना, ओ जाना, कितनी बार कहा है मैंने कि तुम्हारी इन आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। भले ही ऋत्विक सिंघानिया कितना भी मजबूत है, लेकिन अपनी जाना के आंसू उसे कमजोर कर देते हैं और मैं कमजोर नहीं बनना चाहता। और मुझे पता है कि तुम भी नहीं चाहती कि मैं कमजोर पड़ूं, कभी भी नहीं, है ना? उसकी बात पर शवी ने हाँ में सिर हिलाया तो ऋत्विक ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया और उसके सर से अपना सर जोड़कर आंखें बंद कर ली और शवी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। ऋत्विक वैसे ही बोला, और अब अपने मन के सारे डर निकाल कर बाहर फेंक दो जाना, क्योंकि ये सब कुछ कोई सपना नहीं है, ये सब कुछ सच में एकदम सच है। हमारी सारी परेशानियां अब खत्म हो चुकी हैं और हमें अब कोई भी चाहकर भी अलग नहीं कर पाएगा। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी। हमारे बीच में अब किसी को भी आने की इजाजत नहीं देगा ये ऋत्विक सिंघानिया। उससे अलग होकर और उसके चेहरे को हाथों में थामकर प्यार से बोला, अब बहुत जल्द तुम मिसेस सिंघानिया बनने वाली हो। फिर तुम हमेशा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहोगी। तुम्हें जी भर के देख सकूंगा और प्यार कर सकूंगा। शबी उसके हाथों के ऊपर अपने हाथ रखकर उसकी ओर देखते हुए बोली, मुझे भी आपके प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार ही मेरे लिए जीने की वजह है। जब मुझे लगा था कि मैं आपसे अलग हो जाऊंगी या आपके सिवा किसी और का होना पड़ेगा तो आपकी कसम मन कर रहा था कि अपनी जान दे दूं, क्योंकि मुझे मरना गवारा था, लेकिन किसी और का होना नहीं। मजबूर थी मैं, लेकिन जिंदा भी नहीं थी, सिर्फ सांसें ले रही थी, क्योंकि आपके प्यार के बिना जिंदा लाश ही है ये शबी। ऋत्विक ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़वाया और उसे एकदम से खींचकर सीने से लगा लिया। शबी ने भी उसे टाइटली हग कर लिया और दोनों एक दूसरे के प्यार में खुद को डुबोने लगे। ऋत्विक वैसे ही उसे गले लगाए बोला, आज आखिरी बार है जाना, जब मेरे होते हुए तुम रोई हो। आज के बाद अगर तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा भी मैंने देखा ना, तो तुम्हारी कसम तुमसे कभी बात नहीं करूंगा मैं। शबी भी वैसे ही बोली, रह लोगे मुझसे बात किए बिना? अगर तुम रोए बिना नहीं रह सकती तो फिर मुझे ही अपना जी कड़ा करना पड़ेगा ना। छवि वैसे ही उसके सीने से लगी हुई चेहरा ऊपर करके मासूम सा फेस बनाकर, मेरे बिना रह सकते हैं आप? मतलब आप? ऋत्विक ने नजरें झुकाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी मासूमियत से भरी नजरें और उसके चेहरे को देखकर उसे उस पर प्यार और हंसी दोनों आ रहे थे। उससे रहा ही नहीं गया और उसकी हंसी निकल गई और वो जोर जोर से हंसने लगा और साथ ही उसने शवी का माथा चूम लिया और बोला, बड़ी चालाक हो जाना, अब मैंने क्या किया? शवी उसे अलग होते हुए बोली तो ऋत्विक उसके चिन्ह को पकड़कर प्यार से उसके चेहरे को दाएं बाएं हिलाते हुए बोला, हमेशा अपना ये मासूमियत वाला हथियार चलाकर मुझे ब्लैकमेल करती रहती हो। तुम जानती हो ना मैं तुमसे एक पल के लिए भी नाराज नहीं हो सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता हूँ। दोनों ही चीजें मेरे लिए बराबर मैटर करती हैं। इसलिए आज के बाद कभी रोना मत, क्योंकि जब तुम रोती हो ना तो तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं और कसम से बहुत तकलीफ देते हैं ये। तो मुझे दर्द देना चाहती हो तो तभी रोना। शवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं रोऊंगी आज के बाद मैं, आपकी कसम। ये हुई ना मेरी जाना वाली बात। ऋत्विक उसकी नाक खींचते हुए बोला तो शवी बोली, अब आप जाके आराम कीजिए, बहुत टाइम हो चुका है।
ऋत्विक पप्पी फेस बनाते हुए अपना सर ना में हिलाने लगा तो शवी अपना सर मुस्कुराते हुए हाँ में हिलाने लगी और ऋत्विक को हाथ पकड़कर उठाया और उसे खिड़की की तरफ लेकर गई और बोली, चलिए जहाँ से आए थे वहीं से वापस चलिए। ऋत्विक उसके गले में बाहें डालते हुए बड़े प्यार से बोला, जाना, तुमसे दूर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। शवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, लेकिन अभी जाना पड़ेगा ना, नहीं तो कल कैसे आएंगे आपके मम्मा और पा शादी की बात करने। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा रात भर घर से गायब पता नहीं कहाँ था तो वो आपकी शादी कैंसिल। वो अभी इतना ही बोली थी कि ऋत्विक ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और बोला, जा रहा हूँ जाना, लेकिन प्लीज ऐसी बात मत करो कि मेरा जाना मुश्किल हो जाए। इतनी मुश्किल से मुझे मिली हो, अब ऐसी बातें करके मेरे मन में फिर से डर पैदा मत करो प्लीज, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शबी ने देखा तो ऋत्विक की आंखों में हल्की नमी और एक डर साफ दिखाई दे रहा था जो कि उसे खोने का था शायद। शबी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप ऐसे क्यों सोचने लग जाते हैं। फिर उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, मैं यही हूँ आपके पास हमेशा हमेशा के लिए, बस इतना याद रखिए, आपकी ही हूँ मैं, सिर्फ आपकी। ऋत्विक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ बोला नहीं, शायद बोलने के लिए कुछ नहीं था उसके पास। शबी ने भी उसे गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए तो ऋत्विक बोला, जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना, सुबह आऊंगा मम्मा पा और दादी के साथ। फिर उसके माथे पर प्यार से किस करके चला गया, बिना उसे बाय बोले या पीछे मुड़कर देखे। उसके जाते ही शबी खुद से बोली, बाय भी नहीं बोला और एक बार देखा भी नहीं मेरी तरफ, नाराज हो गए हैं मुझसे। क्या जरूरत थी मुझे भी बकवास करने की, अब मुझसे बात नहीं करेंगे, मनाना पड़ेगा बिन को, मेरे मिस्टर एरोगेंट, पर कोई बात नहीं, मना लूंगी आपको तो मैं कैसे भी करके, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते, जानती हूँ मैं ये बात। कल आएंगे ना। फिर मुस्कुराकर वो जाकर सो गई। सुबह आश्रम में सब तैयारियों में लगे हुए थे क्योंकि आज सिंघानिया आने वाले थे शबी और ऋत्विक की शादी की डेट फिक्स करने। क्योंकि सगाई तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी उस हादसे से पहले, तो सबने मिलकर सोचा था कि अब सीधे शादी ही करेंगे ताकि कोई रुकावट ना आए। लेकिन आज डेट फिक्स करने के साथ साथ एक बार फिर से वो दोनों सबके सामने अंगूठी पहनाएंगे, इसलिए सब लगे हुए थे अपने अपने काम में। वहीं सिंघानिया कुंज में भी सब अपने काम में लगे हुए थे, सब बहुत खुश थे और खासकर प्रियल, आज उसके मन की मुराद फाइनली पूरी होने जा रही थी। शबी उसकी भाभी बनने वाली थी और डेट फिक्स होने का इंतजार कर रही थी वो तो वो अपनी ड्रेस, अपनी ज्वेलरी, सबके डिजाइन फाइनल कर चुकी थी ऑनलाइन। उसके एक्साइटमेंट देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। शबी के लिए उसने साड़ी लेकर भिजवा दी थी ऋत्विक शाम को पहनने के लिए, और उसने अंबर के हाथों भिजवाई थी, जिससे शबी को और यकीन हो गया था कि ऋत्विक उसे नाराज था, क्योंकि वो खुद आता उसे वो साड़ी देने अगर नाराज ना होता तो। ये सोचकर वो और भी परेशान हो गई और उसे मनाने का तरीका सोचने लगी कि अचानक से उसे कुछ याद आया और वो खुश होकर बोली, अब देखती हूँ कैसे मुझसे नाराज रहते हैं आप ज्यादा देर तक मेरे मिस्टर एरोगेंट। शाम को सब लोग आश्रम के लिए निकल पड़े और सब बहुत खुश भी थे। ऋत्विक भी बहुत खुश था, वो बस शबी के सामने ही नाराजगी का दिखावा करता था। सब लोग थोड़ी देर में आश्रम पहुंचे और दाई माँ और सबने मिलकर उन सबका हार्दिक स्वागत किया और उनकी सेवा में लग गए। लेकिन ऋत्विक के घर वाले बिल्कुल मेहमानों जैसा बर्ताव नहीं कर रहे थे, वो तो अपने घर जैसा ही वहां रिलैक्स्ड थे और ये देखकर सबको बहुत खुशी हुई। खुशी के साथ साथ सुकून भी मिल रहा था। थोड़ी देर में वहां आरुष और उसके मॉम डैड और अलीशा भी सैम के साथ आ गई और अंबर तो पहले से ही वहां मौजूद था, तो गिन्नी के चेहरे पर भी चमक बरकरार थी। ऋत्विक बैठा तो सबके बीच में था, लेकिन उसकी नजरें रह रहकर शबी को ही ढूंढ रही थी। उसकी बेताबी देखकर गिन्नी उसके पास बैठकर बोली, सब्र रखिए जीजू, सब्र का फल मीठा होता है, हमारी बहन आप ही की है, बस इंतजार तो थोड़ा करना ही पड़ेगा ना। अब इतनी आसानी से कैसे दीदार हो जाएंगे भला हमारे हुस्न परी के आपको। उसकी बात पर सब जोर जोर से हंसने लगे और ऋत्विक भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि गिनी की बात भी तो सही थी। थोड़ी देर बाद एक तरफ हॉल में एक स्पॉटलाइट चल पड़ी, सब अपनी जगह पर बैठे हुए वहां देखने लगे। छवि साड़ी पहने हुए, हाथ में गिटार पकड़े हुए, सर झुकाए एक सोफे पर बैठी हुई थी और मुस्कुरा रही थी और उसे ऐसे देखकर सब हैरान रह गए और ऋत्विक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जाना ही है ये, और जो उसके सामने इस वक्त है वो बस एकटक उसे देखे जा रहा था कि तभी उसके कानों में एक मीठी सी धुन पड़ी और उसका ध्यान वापस से आया। वो धुन गिटार की थी जो शवी की उंगलियों के इशारे पर मधुर मधुर नाच रहे थे। सब उस पल को एंजॉय करने लगे। तभी शवी की आवाज सबके कानों में गूंजी और उसने गुनगुनाना शुरू किया। गाना कुछ यूं था, शवी नजर झुकाए हुए बोली,
मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। फिर नजरें उठाकर अपने ठीक सामने बैठे हुए ऋत्विक की तरफ देखते हुए, जो कि पहले से ही उसकी तरफ एकटक देख रहा था। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अगली लाइन बोलते हुए उसकी आंखों में नमी उतर आई और वो ऋत्विक की तरफ देखते हुए ऐसे बोली जैसे कि गुजारिश कर रही हो, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। उसकी आवाज सुनकर सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि शवी इतना अच्छा गाती है। और तो और गिटार भी बजाती है, और ऋत्विक तो और ही दुनिया में पहुंच चुका था। फिर शवी ने गिटार से आगे की ट्यून बजाई और तभी ऋत्विक उसी के साथ उसकी ओर बढ़ने लगा और एक स्पॉटलाइट उसके ऊपर उसके साथ साथ आगे बढ़ रही थी। वो शवी के ठीक सामने आके घुटनों के बल बैठ गया, आंखों में आए हुए आंसुओं को प्यार से पहुंचा और उसके हाथ से गिटार लेकर खुद उसे बजाने लगा। वैसे ही घुटनों के बल बैठे हुए वो आगे के लिरिक्स बोला, ऋत्विक शवी की आंखों में देखते हुए, तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुम बिन बरसे हैं। ऋत्विक ने उसे हाथ पकड़कर खड़ा किया और उसके माथे पर प्यार से किस कर दिया। तभी सबको तालियों की गूंज दोनों के कानों में पड़ी तो शवी ऋत्विक से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। ऋत्विक ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और अपने पास खड़ा कर लिया। जब शवी उसे हैरानी से देखने लगी तो वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। ये सब देखकर आरुष को शायद भी अभी भी अच्छा नहीं लगा रहा होगा। पास खड़ी रिया ने ये देखा तो एक पल इससे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर उसने आगे बढ़कर आरुष जी का हाथ थाम लिया और कसकर पकड़ लिया। आरुष उसे हैरानी से देखने लगा तो उसने अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारा किया तो आरुष ने खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी लाइट्स ऑन हो चुकी थी। सब लोग शवी के गाने की तारीफ कर रहे थे और जिस तरह से ऋत्विक ने उसका साथ दिया था उसकी भी तारीफ कर रहे थे कि ये दोनों सच में मेड फॉर ईच अदर हैं। गिन्नी तो बस शवी को छेड़े जा रही थी और शवी शर्माए जा रही थी, साथ ही साथ में उसे डांट भी रही थी। थोड़ी देर बाद खाने पीने का काम खत्म करके सब लोग बड़े लोग बैठ गए और पंडित जी के साथ सलाह मशवरा करने लगे शादी की तारीख के लिए। और बाकी सब यंगस्टर अपने अपने काम में, अंबर और गिरी अपने अपने अनस्टॉपेबल फाइट में। जहां अंबर बेचारा सोचता कि 2 पल अपनी होने वाली बीवी से रोमांटिक बातें करेगा, लेकिन हमारी गिन्नी जो कि उनके मूड का फालूदा बना डालती। वहीं आरुष के साथ रिया बैठी थी और दोनों अपने इस रिश्ते को बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। आरुष कभी कभी कमजोर पड़ जाता, लेकिन रिया उसे संभाल लिया करती। और हमारे लवर्स का तो क्या ही कहें। शवी ने अपनी साड़ी चेंज करके अनारकली सूट पहन लिया, वाइन कलर का, जिस पर ऋत्विक ने कहा कि उसने साड़ी चेंज क्यों की, कितनी अच्छी लग रही थी मेरी जाना उसमें। शवी उसे रूम से निकालने के लिए बाहर की तरफ धकेलते हुए बोली, पहली बात आप यहाँ खिड़की से क्यों आए, और वो भी इस वक्त जब घर के सारे बड़े यहाँ मौजूद हैं और मैं इस वक्त रूम में अकेली हूँ। जाइए यहाँ से, अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। और दूसरी बात, मैं ज्यादा देर साड़ी में नहीं रह सकती, इसलिए चेंज किया। अब आपको मिल गया ना आपके सवाल का जवाब, अब जाइए यहाँ से। ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जिससे शवी हैरान होकर उसे देखने लगी। तो वो बोला, पहली बात, मैं किसी पराई लड़की के रूम में नहीं आया जो मैं डरपोक बनकर भाग जाऊं। और दूसरी बात, घर के बड़े इस वक्त हमारे लिए ही बैठे हैं ताकि हमारी शादी की डेट फिक्स हो जल्दी से जल्दी, और तुम मेरी हो जाओ हमेशा के लिए। वैसे तो मेरी ही हो बिना फेरों के भी, लेकिन ये दुनियादारी भी तो निभानी पड़ेगी ना। अब खैर वो छोड़ो, और बताओ क्यों चेंज किया तुमने, कितनी प्यारी लग रही थी मेरी जाना, एकदम एक डॉल की तरह। शवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, नाराज थे ना मुझसे आप तो। ऋत्विक उसे अपने करीब लाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं अपनी जाना से नाराज कैसे हो सकता हूँ भला। हाँ बस गुस्सा था थोड़ा, क्योंकि तुम बार बार मुझे मनाते वक्त भी रो रही थी। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, ये बात तुम मानती ही नहीं हो इसलिए, लेकिन कह रहा हूँ, तुम्हारा जो मिस्टर एरोगेंट बिना तुमसे बात किए नहीं रह सकता, बिना तुम्हें देखे नहीं रह सकता, बस यही कमजोरी है मेरी। शवी उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और उसके चेहरे को प्यार से निहार रही थी। ऋत्विक को जब ये एहसास हुआ तो वो उसे सताने के लिए बोला, जाना मैं तुम्हारा ही हूँ पूरा का पूरा, लेकिन ये सब शादी के बाद। हाँ मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, अपनी मर्यादा से आगे नहीं बढ़ सकता। शादी से पहले शवी को उसकी बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी, तो वो आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, क्या कहना चाहते हैं आप, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कुछ भी। ऋत्विक अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए बोला, जो ये तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सच में बहक जाऊं और अपनी मर्यादा भंग कर बैठूं।
क्योंकि एक तो मेरे सामने मेरी जाना और ऊपर से वो मेरे इतने करीब, तो मेरा बहकना तो जायज़ ही है ना। उसकी बात पर शबी ने ध्यान दिया तो वो झट से उससे दूर हो गई और बोली, छी! कितने बेशर्म हैं आप, कुछ भी बोलते रहते हैं। और मैं आपको कोई सेड्यूस नहीं कर रही थी, मैं तो बस आपकी बात सुन रही थी ध्यान से, इसलिए पता ही नहीं कैसे वो उसने बात अधूरी छोड़ दी तो ऋत्विक उसकी हड़बड़ाहट देखकर जोर-जोर से हँसने लगा और अपनी हँसी रोकते हुए बोला, क्या मेरी भोली सी जाना, इतनी सी बात पर घबरा जाती हो तुम? मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसकी बात पर शबी ने उसे घूर कर देखा तो ऋत्विक मुस्कुरा दिया और अपने दोनों कान पकड़कर, सॉरी जाना, पर तुम्हें सताने में बड़ा मजा आता है मुझे। उसकी ओर देखते हुए बोला, वैसे बहुत जल्द तुम्हें ये परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा मुझे सेड्यूस करने का, फिर मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, फिर तो मैं खुद चाहूंगा कि तुम ऐसा करो। शबी उसके सीने पर हाथ मारते हुए बोली, बस कीजिए मिस्टर बेशर्म और जाइए यहाँ से, इससे पहले कि कोई और आ जाए यहाँ। ऋत्विक अपने हाथ बांधकर बोला, मूड नहीं है जाने का भी मेरा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।